देखो, ट्वेल्थ की फिजिक्स का इस टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स। टेंथ क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। कंपटीशन में हर साल 2-3 सवाल, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, आते ही आते हैं। इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसमें साइंस के और मैथ्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स का यूज किया जाता है। बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। इसमें आपकी फिजिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बेसिक्स की कुछ मैथ्स की बातें, ज्योमेट्री की बातें, जो आपने एलजेब्रा की चीज़ें देखी, मैथ्स की चीज़ें देखी टेंथ क्लास की, उनका यूज होते हुए ये चैप्टर पूरा बनाया गया, पूरा डिजाइन किया गया। ये जो चैप्टर है उसको सिस्टमेटिकली अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो अपन को सीखनी होगी। जैसे इस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। क्या नाम है इस चैप्टर का? ऑप्टिक्स। तो ये ऑप्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है ना? ऑप्टिक्स, जैसे ऑप्टिक्स वर्ड जो है वो क्या मतलब है उस ऑप्टिक्स वर्ड का? ऑप्टिक्स वर्ड जो है वो कहाँ पे देखा आपने? जो चश्मा पहनते हैं बच्चे, वो जब चश्मे वाली दुकान पे जाते हैं, वहां पे हीना ऑप्टिकल्स, श्री राम ऑप्टिकल्स ऐसे लिखा हुआ होता है ना। चश्मे की दुकान पे ऑप्टिकल्स लिखा हुआ होता है। तो चश्मे की कहानी जिस सब्जेक्ट में अपन पढ़ते हैं कि चश्मा कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो जो चैप्टर होता है, वो जो ब्रांच होती है, वो क्या होती है? ऑप्टिक्स। लेकिन चश्मा देखने के काम आता है। किसके काम आता है? देखने के लिए। अब चश्मे को बनाने के लिए, देखने के लिए चश्मा काम आता है क्या? अंधेरे में चश्मे के साथ अपन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो देखने में चश्मे से ज्यादा भी महत्वपूर्ण क्या है? लाइट की प्रेजेंस होना, है ना। लाइट अगर प्रेजेंट है तो ही हम क्या करेंगे? देख पाएंगे, वरना देख नहीं पाएंगे। तो लाइट की प्रेजेंस में ही हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स वर्ड को जो या ब्रांच है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर चश्मा बनाना है तो हमें लाइट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि लाइट कैसे प्रोपोगेट होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में कैसा बिहेव करती है, किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में। तो लाइट का अलग अलग सिचुएशन में बिहेवियर कैसा होता है, अगर हमें वो पता हो तो हम लाइट के बिहेवियर के अनुसार कोई ना कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है लाइट के, उनको बना सकते हैं। जैसे ये चश्मा एक इंस्ट्रूमेंट है लाइट का, तो उसे भी बनाया जा सकता है ना। तो यही लाइट की कहानी है। तो यहां पर लाइट के बिहेवियर, लाइट किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करता है, उसे हम किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। द ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस में भी किसके? फिजिक्स की ब्रांच। किसकी? फिजिक्स की ब्रांच जो है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहलाता है? अपना ऑप्टिक्स कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक वर्ड आया है रे। क्या वर्ड आया है? रे। रे को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज रे? रे से क्या मतलब है? रे का क्या मतलब है? तो देखो, रे का क्या मतलब होता है? रे मतलब क्या? जब भी देखो लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट देखो इस तरह से ट्रेवल करती है। मान लो ये कोई, आपने अपनी पढ़ाई के लिए स्टडी लैंप लगाया है, तो उसमें आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, है ना। तो लाइट का प्रोपोगेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे लाइट है, तो लाइट इस तरह से मूव कर रही है, उसको प्रोपोगेशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हैं ना, है ना। तो रे का डेफिनेशन देखो क्या है। रे क्या होती है कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो लाइट के प्रोपोगेशन को डिनोट करती है, वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है। रे क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस विच इंडिकेट्स प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे।
इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी है यानी कि दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक है ना। हमें इमेजिनेशन में समझना होगा कि अच्छा लाइट कोई स्ट्रेट लाइन पाथ से इस तरफ से आ जा रही है। इमेजिनरी लाइन विच indicates propagation of light, propagation of light is called wave। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो लाइट के प्रोपोगेशन को इंडिकेट करती है वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है ना। समझ में आया बात? सॉरी, वेव नहीं, रे इज कॉल्ड रे। ठीक है। अब एक टर्म ये भी आती है, बीम क्या कहलाती है? एक टर्म क्या अपन को देखने को मिलेगी? बीम। तो बीम क्या हो जाती है? जब बहुत सारी रेज मिलती है तो क्या बना देती है? बीम बना देती है। तो ग्रुप ऑफ रेज जो होता है ना, जैसे बहुत सारी रेज का ग्रुप अगर हो जाए इस तरह से, अगर बहुत सारी रेस का अगर ग्रुप हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? बीम बोल देते हैं। ये देखो बहुत सारी रेज हो गई, इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? बीम। ग्रुप ऑफ रेस, ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। ठीक है। ग्रुप ऑफ रेस क्या कहलाता है? बीम कहलाता है ना। आई बात समझ में? तो पहले तो ऑप्टिक्स क्या है, रे क्या है और बीम क्या है, इन तीनों चीजों को अपन ने समझा। ओके, नोट कर लिया। अब देखो बीम के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीम, बीम के अलग अलग टाइप क्या है? देखो बीम के अलग अलग टाइप क्या है। बीम को अपन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बीम हो सकती है कि जितनी भी रेज आ रही है वो किसी पॉइंट पे मान लो कन्वर्ज हो रही हो, है ना, किसी पॉइंट पे मिल रही हो, ऐसे इस तरह से। तो इसको तो बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग बीम। अगर बहुत सारी रेज आती हुई एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। और अगर यही जो रेज है ये क्या होती, ऐसे फैल रही होती, तो इनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। अगर ये फैल रही होती तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम, ये डाइवर्जिंग बीम है। और तीसरी कैटेगरी क्या हो जाती है कि अगर मान लो रेस सीधा आ रही है, क्या आ रही है? सीधा आ रही है, पैरेलल आ रही है, एक रे ऐसी और इसी के पैरेलल में बाकी सारी रेज आ रही है, तो ऐसी जो बीम होती है इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये कहलाती है पैरेलल बीम। ठीक है। तो तीन तरह की बीम्स हो गई। ये हो गई हमारा पैरेलल बीम। समझ में आई बात? तो ये तीन तरह के बीम के टाइप हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल बीम। ओके। तीन तरह के बीम के टाइप, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड पैरेलल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? आई बात समझ में? तो ये तीन तरह की बीम हो गई। अब देखो नेक्स्ट जो ऑप्टिक्स है उसके भी देखो टाइप होते हैं, है ना, वो दोनों भी अपन पढ़ देते हैं। आगे बढ़े। देखो ऑप्टिक्स जो होती है ना, ऑप्टिक्स के दो टाइप है। जो ऑप्टिक्स है
इसके दो टाइप है। दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है रे ऑप्टिक्स। क्या है? एक तो क्या है? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो कैटेगरीज हैं, एक तो है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, रे ऑप्टिक्स में एंड वेव ऑप्टिक्स में? देखो बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस होता है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स तो वो अपना ब्रांच है जिसमें अपन लाइट की स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स वो है जिसमें लाइट का रे नेचर कंसिडर किया जाता है। वेव ऑप्टिक्स कौन सा है? जिसमें लाइट का वेव नेचर कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स का, तो इसमें रे नेचर ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड। रे नेचर ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड। तो ऐसा ऑप्टिक्स का ब्रांच जिसमें लाइट की कौन सी नेचर, रे नेचर को कंसिडर किया जाता है, वो तो क्या होती है? रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होगा? जिसमें लाइट की वेव नेचर को, जैसे रे नेचर क्या होगी? हम क्या मान रहे हैं? लाइट को केवल स्ट्रेट लाइन में जाने वाली ऐसे रेज मान रहे हैं। लाइट को हम क्या मान रहे हैं? ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाने वाली कुछ रेज मान रहे हैं, तो वो तो क्या होएगा? रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट होएगा। लेकिन लाइट को अगर आप वेव मान रहे हो, ऐसे अगर लाइट को आप क्या मान रहे हो? वेव मान रहे हो, तो क्या होगी? वेव ऑप्टिक्स। तो यहां पे क्या होती है? वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड। वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड। ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे हम देखो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर वेवलेंथ बड़ी है, वेवलेंथ अगर मान लो वेवलेंथ को हम इग्नोर नहीं करें, तब तो वेव ऑप्टिक्स होएगा। लेकिन वेवलेंथ को इग्नोर कर दे, जैसे वेवलेंथ को अगर आप इग्नोर करते हो, जैसे अभी वेवलेंथ को इग्नोर नहीं कर रहे तो वेव दिख रही है ना, लेकिन वेवलेंथ को अगर इग्नोर कर दो तो देखो ये वेवलेंथ को इग्नोर करें तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेवलेंथ को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली लो मानते हैं या इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। तो इसमें क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट is considered insignificant. तो यहां पे हम लाइट की वेवलेंथ को क्या मानते हैं? इनसिग्निफिकेंट मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहां पे जो है हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। वेव लेंथ ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात? वे ऑप्टिक्स में जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें हम जो चैप्टर्स या फिर इसमें जो टॉपिक पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, एक तो क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? रिफ्लेक्शन में मिरर से रिफ्लेक्शन, मिरर में भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है रिफ्रैक्शन। तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट पढ़े जाते हैं, किसमें? रे ऑप्टिक्स में। कौन सा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जबकि वे ऑप्टिक्स में जो एक्सपेरिमेंट पढ़े जाते हैं वो पढ़े जाते हैं इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस कॉमा डिफ्रैक्शन, इसमें इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। ये एक्सपेरिमेंट यहां पे पढ़ने को मिलते हैं, किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। फिर क्या डिफरेंस है फंडामेंटली? ये तो सब आपका है चैप्टर 1। ये है चैप्टर 1 आपकी 12th क्लास की सेकेंड बुक का। कौन सा? रे ऑप्टिक्स। लेकिन ये जो चैप्टर है वो कौन सा है? ये चैप्टर 2 है। ये क्या है? चैप्टर 2 है सेकेंड बुक का, 12th क्लास की जो सेकेंड बुक है उसका, फिजिक्स का, 12th फिजिक्स का जो सेकेंड बुक है उसका चैप्टर 1 है। और ये 12th जो फिजिक्स है उसकी सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर है। कौन सा? वेव ऑप्टिक्स। समझ में आई बात?
तो ये हमारा डिफरेंस होता है दोनों में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दोनों में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले तो हमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो ध्यान होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट की केवल और केवल रे नेचर को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम क्या मानते हैं, लाइट रे नहीं है, वो वेव है। तो उसके वेव प्रॉपर्टीज की वजह से जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट लेते हैं। ये हो गया देखो ऑप्टिक्स के टाइप हमने समझे। ऑप्टिक्स के टाइप के अलावा रे को डिफाइन किया, बीम को डिफाइन किया, है ना। अब देखो आगे हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो है, या फिर थोड़ा बहुत लाइट के कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज है जो हम ऑलरेडी वैसे हमने पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि जो लाइट होती है ना, लाइट वाकई में है क्या। अगर लाइट की बात करें तो लाइट के बारे में बेसिकली हमें क्या क्या पता होना चाहिए, है ना। लाइट के बारे में बेसिकली हमें क्या क्या पता होना चाहिए। लाइट वैसे है क्या, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल ने बताया था कि ये किससे बनी बनी होती है, ईएम रेडिएशन से, ईएम रेडिएशन से मिलके बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। लाइट किससे मिलके बनी हुई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये हमें डेटा याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट सी से जिसको डिनोट करते हैं, दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। और कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो लाइट के बारे में ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है इन चैप्टर्स के लिए, है ना। और लाइट की ये जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। पानी में अलग होती है, वैक्यूम में अलग होती है ना। वो आगे पढ़ेंगे अपन रिफ्रैक्शन के दौरान, पर इसमें ध्यान रखना स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। स्पीड ऑफ लाइट is different in different mediums, in different mediums, अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड भी क्या होती है, डिफरेंट। ये जो स्पीड की लाइट की स्पीड वो किस में है, वैक्यूम के अंदर है ना। वैक्यूम के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। बाकी पानी हो गया, ग्लास हो गया, इनमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो ये जो चैप्टर है इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ते हैं, जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लेते हैं कि मिरर या इस तरह के चीजें क्या होती है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो रिफ्लेक्शन से समझने से पहले इस तरह का, ये कोई मान लो है, ये कोई ग्लास है, इस ग्लास पे अगर हम सिल्वर जिंक कर दें, क्या कर दें हम, देखो ग्लास के पीछे क्या कर देते हैं, सिल्वर जिंक अगर कर दिया जाए। सिल्वर जिंक क्या होता है कि सिल्वर की कोटिंग अगर कर देते हैं, इस तरह से ऑरेंज कलर टाइप की हो जाती है वो कोटिंग, तो ये ग्लास क्या हो जाता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मिरर बन जाता है। अगर हम क्या करते हैं,
कोई भी ग्लास जो है उसके पीछे क्या करते हैं, सिल्वर जिंक कर देते हैं। इस सिल्वर जिंक को डिनोट अपन देखो कैसे करेंगे, इस तरह से जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें हैं इनसे अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं। ये क्या होगी, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि जब कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद ये उसी मीडियम में अगर वापस चली जाए तो लाइट के इस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कि अगर लाइट की एक रे किसी मीडियम में इंसिडेंट होती है और किसी सरफेस पे टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हेन light incident on a surface and moves back to same medium and moves back to same medium, this incident ये जो घटना है, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है कि जब लाइट की रे किसी सरफेस पे हिट करती है, हिट करने के बाद लाइट की रे वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो उस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। ग्लास के पीछे ये जो किया है हमने इसको बोलते हैं सिल्वर जिंक। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर जिंक। हम क्या करते हैं, सिल्वर की बहुत ही पतली एक लेयर को कोट कर देते हैं, है ना। ये क्या होता है, AgNO3 का सॉल्यूशन होता है, फिर AgCl को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, है ना, HCl के सॉल्यूशन में। तो इस तरह से सिल्वर की कोटिंग हो जाती है, सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है, बहुत ही पतली लेयर होती है पर मिरर बन जाता है। चांदी तो बहुत महंगी है लेकिन इतनी पतली होती है सिल्वर की कोटिंग कि भाई उसका इतना कोई बड़ा ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, है ना, लेकिन अपना मिरर परफेक्ट बन जाता है सिल्वर की कोटिंग से। सिल्वर जिंक क्या है, कोटिंग, सिल्वरिंग कोटेड ऑफ सिल्वर, है ना। अब देखो रिफ्लेक्शन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे ये जो है रे आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो इधर गई है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ पार्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ध्यान रखना ये बात। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, ये जो एंगल होता है ना, ये वाला देखो एक एंगल और है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको एंगल ऑफ ग्लैंस बोलते हैं। जी से डिनोट कर देता हूं, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ ग्लैंस, एंगल ऑफ ग्लैंस। जो मिरर के साथ इंसिडेंट रे बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है वो क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। जो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के फंडामेंटल लॉज क्या है, 12th बोर्ड में ये 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन कौन से लॉज होते हैं, सबसे पहला लॉ कौन सा होता है, सबसे पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा एक ही प्लेन में पाए जाते हैं ना। ये जो प्लेन है ना, ऐसा नहीं है कि देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इधर है, नॉर्मल इधर है।
तो इंसिडेंट रे इस प्लेन से बाहर आ जाए, ये नॉर्मल इधर उधर हो जाए, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर हो जाए, ये हमेशा क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो इंसिडेंट रे पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray, all three lies in same plane, all three lies in same plane। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ कौन सा है रिफ्लेक्शन का, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। ओके, समझ में आई बात। ये कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ छोटी छोटी बातें हैं शुरुआत की, और ये दोनों लॉज ध्यान रखना है ना। इन लॉज पे बोर्ड में 2 नंबर का एक सवाल आ जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर, रिफ्लेक्शन समझ में आया है ना। देखो रिफ्लेक्शन भी कई तरह के सरफेस से देखने को हमें मिलता है। अगर कोई कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि रिफ्लेक्शन जो रहा है वो स्मूथ सरफेस से हो, किससे हो, ऐसी स्मूथ सरफेस से। जैसे सरफेस है, सिल्वरिंग की हुई है, और जो रेज आ रही है, मान लो इस तरह से कोई पैरेलल रे आई, तो इनका जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, एकदम परफेक्ट पैरेलल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तो क्या कहलाएगा, स्मूथ रिफ्लेक्शन। स्मूथ या पैरेलल रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, स्मूथ और पैरेलल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें इमेज परफेक्ट दिखाई देती है ना। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लो सरफेस जो है उबड़ खाबड़ है, इस तरह की सरफेस क्या है, उबड़ खाबड़ है, परफेक्ट एक परफेक्ट जो है शाइनिंग नहीं है उसमें। जैसे परफेक्ट शाइनिंग होती है तो क्या होता है, पैरेलल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन परफेक्ट शाइनिंग नहीं हो, फिर भी हमारी रेज मान लो पैरेलल आ रही है, लेकिन ये जो पैरेलल आने वाली रेज है, ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट कैसी होगी, डिफ्यूजिव वे में होगी, इस तरह से। देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। ये मान लो इसका नॉर्मल यहाँ हो गया, इसका नॉर्मल यहाँ हो गया, क्योंकि नॉर्मल थोड़े अलग अलग हो जाएंगे ना। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जो हमारा प्लेन है सरफेस का, जो सरफेस है उसके जस्ट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। जो नॉर्मल ये दीवारें हैं ना हमारे आसपास की, इनसे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह का है, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन है। जो उबड़ खाबड़ सरफेस हो उससे होने वाला रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे व्हाइट कलर की दीवार है, वो सारे कलर को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है ना। व्हाइट कलर की दीवार अगर कोई है तो वो सारे कलर को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन उसमें इमेज तो नहीं दिखाई दे रही ना, क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर की दीवार क्या कर रही है, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन कर रही है, हर डायरेक्शन में रेज को भेज रही है, इसलिए परफेक्ट कोई नहीं बना इमेज। समझ में आई बात। अगर हम यहाँ पे ऑयलिंग कर दें, ऑयलिंग करके इसको क्या कर सकते हैं, इसके खड्डों को भर सकते हैं ना। जैसे ऑयल पेंट कर देते हैं दीवार पे तो क्या हो जाती है, थोड़ी अच्छी रिफ्लेक्टिव हो जाती है ना। तो फिर वो पैरेलल या स्मूथ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। समझ में आई बात। तो ये एक रिफ्लेक्शन के टाइप की तरह इसको समझ सकते हो। रिफ्लेक्शन देखो, वैसे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो 2 तरह के पढ़ने वाले, एक तो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर,
और एक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो यहां पे अपन देखेंगे मिरर के टाइप। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप्स। इन दोनों टाइप्स के मिरर से अपन रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। एक तो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम, पिछले वाला नोट कर लिया ना? एक तो देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लो कोई प्लेन लिया और उसके पीछे क्या कर दिया? सिल्वर्जिंग कर दी। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। और जो दूसरा टाइप का रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। देखो स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग कैटेगरी है। इसमें क्या करते हैं अपन, मान लीजिए एक स्फेयर लिया। क्या लिया हमने? एक स्फेयर लिया। इस स्फेयर के किसी पार्ट को हमने कट कर दिया। क्या कर दिया? किसी पार्ट को कट कर दिया। कट करके बाहर निकाल लें। इस स्फेयर को कट करके बाहर निकालने पर जो सिल्वर्जिंग है, सिल्वर्जिंग के दो ऑप्शन अपने पास होंगे। मान लो ये देखो कट करके बाहर निकाला तो इस तरह से ये स्फेयर हमारे सामने आया। ये है ना स्फेयर हमारा, दो तरह से आ गया। अब देखो इसकी जो सिल्वर्जिंग है, सिल्वर्जिंग हम या तो अंदर वाली सरफेस पे करते हैं या किधर करते हैं? एक तो जो उभरा हुआ पार्ट है बाहर वाला उधर करते हैं या फिर अंदर वाले पार्ट पे कर देते हैं। दो ऑप्शन है अपने पास। ये दो ऑप्शन है ना हम सिल्वर्जिंग करने के। अब इन दोनों ऑप्शन के बेसिस पे जो मिरर बनते हैं स्फेरिकल मिरर, वो भी दो तरह के बनते हैं। अब देखो इस वाले केस में क्या कर रहे हैं, जो रे आ रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। जब सिल्वर्जिंग बाहर की है तो अंदर वाली जो केव वाली साइड है वहां से क्या हो रहा है? रे रिफ्लेक्ट होगी। इस केस में रे कहां रिफ्लेक्ट हो रही है? बाहर वाली साइड रिफ्लेक्ट हो रही है। इस मिरर को तो बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इस मिरर को क्या बोलते हैं? दूसरा क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले देखो अपन लेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। कहां से लेंगे? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। फिर हम किसके रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। समझ में आई बात? और स्फेरिकल मिरर में भी कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, नोट कर लिए ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।